Hello everyone, welcome back to the CSS lecture series on political science. In the previous lecture, we discussed monarchy, its evolution through different stages, कि कैसे absolute monarchy or उसके different phases through limited monarchy and how it effectively translated into constitutional systems across the globe in the broader sense of the word. Today we'll be looking at dictatorship first. Dictatorship किस निज़ाम को कहते हैं? ये एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं डिक्टेटरशिप के विच आर सिमिलर टू मोनार्की बट इट्स स्टिल स्लाइटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोनार्किकल सिस्टम्स. डिक्टेटरशिप के निज़ाम के अंदर जो ऑफिस है यानी पावर है वो फोर्स के जरिए हासिल की जाती है, जबकि मोनार्की के अंदर ऑफ कोर्स जो फर्स्ट मोनार्क होता है जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है वो फोर्स से ही पावर हासिल करता है, मगर इफेक्टिवली वो पावर फिर institutionalized हो जाती है. The power of monarch becomes institutionalized and effectively dynastic politics या dynastic power जो है वो monarchy के अंदर होती है. तो from one generation to the other, तो intergenerational transmission of power is prevalent in monarchy, while in dictatorship any person with authority and power occupies the position as long as he has the force and power to do so. इसके मुख्तलिफ तरीके हैं. मिलिट्री टेक ओवर्स, कू डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस कि जो मिलिट्रीज हैं किसी भी कंट्री की वो करती हैं कूस के अंदर. आपको पाकिस्तान की मिसाल मिलती है, आपको इजिप्ट की मिसाल मिलती है, आपको सूडान की मिसाल मिलती है. इन तमाम कंट्रीज में आपकी मिलिट्रीज ने कू डेटास के जरिए पावर्स गेन की. आपको रिबेलियंस की शक्ल में भी मिलती है. रिबेलियंस जिसके अंदर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो मिलिट्री का हिस्सा नहीं है लेकिन आर्म्ड और मिलिटेंट ग्रुप है जो इफेक्टिवली कम्स टू पावर एंड एस्टैब्लिश काइंड ऑफ अ डिक्टेटोरियल सिस्टम. इसके अंदर हमें क्यूबा के अंदर हमें जो रेवोल्यूशन थी, क्यूबन रेवोल्यूशन बाय फिडेल कास्ट्रो, वो इसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे नजर आता है. तो क्या कभी कभी ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप के शक्ल में भी इवेंचुअली एस्टैब्लिश होती है. इफ अ सिविलियन इलेक्टेड इंडिविजुअल refuses to step down from office and keeps hegemonizing the power, which is less likely because in such systems the person does not command a lot of power. और तो ये चीजें हैं जो डिक्टेटरशिप को पावर में लाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल होती हैं. तो जबकि इसके मुकाबले में monarchy is more like a personalized affair and family affair जिसके अंदर एक पेट्रनेज नेटवर्क के जरिए इट्स लाइक अ पैट्रिमोनियल स्टेट स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स द सोसाइटी. तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है आपकी डिक्टेटरशिप और मोनार्की के साथ. आपके सामने एग्जांपल्स इटली के अंदर अगर हम जाएं तो बेनिटो मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है. इराक में सद्दाम हुसैन, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, और पाकिस्तान के अंदर जितनी मार्शल लॉज लगे हैं ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स. इस चीज का ख्याल रखें कि आप जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्जांपल्स की सेपरेट हेडिंग बनाकर जितना उन्हें यूनिक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें, एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें इन द सेंस कि वो विजिबल हो, इवन इफ द एग्जामिनर इज जस्ट स्किमिंग थ्रू द पेपर, तो उसको नजर आए आपने एग्जांपल्स कोट किए, बिकॉज एग्जांपल्स शो दैट यू एक्चुअली नो द टॉपिक. तो डोंट ओवरलुक दिस फैक्टर. The next concept is the idea about democracy. वो इकबाल का जो शेर है कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जहाँ सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता. I might have screwed the शेर a little, but तो वो क्या चीज़ है कि डेमोक्रेसी के मतलब क्या एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का which makes it distinct from all other systems such as dictatorship and monarchy is that it is a system in which people have the power and people exercise that power through their representatives. So the fundamental essence of democracy is that consent of the governed is important. कि अगर मेरे ऊपर कुछ कवानीन लागू होंगे तो उन कवानीन के लागू होने से पहले मेरी मर्जी लेना जरूरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इस निज़ाम को जमहूरियत का निज़ाम कहते हैं. तो ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी पे. याद होगा आपको सॉवरेंटी के लेक्चर में कि जहां अवाम बेसिकली अपने कवानीन खुद बनाए उसे जमहूरी निज़ाम कहा जा सकता है. डेमोक्रेसी की दो टाइप्स हैं.
डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे प्योर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी हमें अब दुनिया में नजर नहीं आती। जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया, एंशिएंट एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह है कि जब कोई भी कानून पास होना है, कोई भी इशू है, नेशनल इशू है, तो अवाम फैसला करेगी। एवरी पर्सन विल हैव अ वोट, और वो डिसाइड करेंगे उसके ऊपर क्या करना है। तो ये हमें एंशिएंट एथेंस में नजर आता है, और हमें स्विट्जरलैंड विच इज अ कन्फेडरेसी ऑफ मल्टीपल कैंटन्स आर लाइक प्रोविंसेस आप समझे उसके, तो उसके दो कैंटोनल असेंबलीज, जो उसकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की दो असेंबलीज हैं, वहां पर हमें ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम नजर आता है। और ये तस्वीर भी उसी कैंटोनल असेंबली की है कि कोई इशू है और उस पर सारे लोग यस और नो में वोट करेंगे। इसकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में इनके अलावा कहीं पे प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन उसके कुछ सीधा एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम का आइडिया बेसिकली प्योर डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही बाय किया हुआ है हमने। तो कुछ कंट्रीज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज में, जैसे तुर्की के अंदर इन टर्की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए वो रेफरेंडम उसके ऊपर होना जरूरी है, आवाम को उसको अप्रूव करना जरूरी है। मगर जनरल लॉज के लिए पार्लियामेंट की असेंट चाहिए होती है, डायरेक्टली आवाम से रेफरेंडम नहीं होता। सो वी टेक बिट्स एंड पीसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। So the system which is now most prevalent in the world is the system of indirect democracy, जहाँ से representative democracy भी कहा जाता है। इसके तहत मैं directly legislation नहीं करता, I am not directly involved in making the laws of my country, but I choose the representative on my behalf to do the law making for me. So I am indirectly controlling the laws of my country and policies of my country. And if I don't like someone, if I find that someone is not representing my will, my interests and my aspirations, I can vote that person out of power. तो indirect democracies इस तरह की जमहूरियत के अंदर अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए, hence representative, hence indirect, कि अपने नुमाइंदों के जरिए, अपने representatives के जरिए वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं और उन गवर्नमेंट्स को पावर में वोट करती है और उनको they vote them out of power as well. तो दुनिया की तकरीबन तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज, आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, तमाम कंट्रीज में जहाँ नॉमिनली भी डेमोक्रेसी का निज़ाम है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का निज़ाम राइज है। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस कुड आल्सो बी क्वालिफाइड एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिकन सिस्टम्स भी का मतलब भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। हैंस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हैंस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, hence रिपब्लिक ऑफ कोरिया, hence रिपब्लिक, इस तरह आपके पास डिफरेंट रिपब्लिक जो आपके सामने नजर आते हैं। 2011 में इसके ऊपर सवाल आया था कि व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह आंसर कर सकते हैं। सो इन सच अ क्वेश्चन आई हैव डिवाइडेड, it's better to have as many headings as possible because आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, it gives an assumption, an impression to the examiner कि आपको बहुत कमांड है उसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंट प्रीरेक्विजिट्स देखते हैं कि वो क्या है फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स आर द मोर फॉर्मल प्रीरेक्विजिट्स, या जो लीगल चीजें हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल चीजें हैं, हम उनकी बात करेंगे। द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम प्री रेक्विजिट की बात करते हैं तो उसका मतलब वो कौन सी चीजें पहले से मौजूद होनी चाहिए कि अगर वो मौजूद होंगी तो ही जमहूरी निजाम अच्छे तरीके से चल सकेगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसीज। इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। वो बताता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डोमेन्स एस्टैब्लिश करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम देता है और अकाउंटेबिलिटी करता है आपकी गवर्नमेंट की। सो इन दी कॉन्स्टिट्यूशन मोरओवर प्रोवाइड्स फॉर द ह्यूमन राइट्स, कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के जो कि स्टेट एब्रोगेट नहीं कर सकती, वो कौन से राइट्स हैं जिनको स्टेट सस्पेंड नहीं कर सकती। सो कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट रिगार्ड is one of the most essential elements, and written constitution, a codified constitution, because you can make reference to that constitution and it becomes
द फंडामेंटल टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी। यूके बहरहाल इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, बिकॉज यूके डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्पाइट दैट इट इज फंक्शनिंग वेरी वेल। उसकी वजह यह है कि दे हैव जनरली शोन अ वेरी हायर मॉरल पॉलिटिकल कैरेक्टर। वो कन्वेंशंस के ऊपर बेस करते हैं रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कन्वेंशन वो चीज है जो जस्ट प्रैक्टिस बन गई है, सो इट्स जस्ट अ हैबिट। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नहीं है यूके का, कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर आप इलेक्शन जीत के आए हैं तो आपको पार्टी गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन एक कस्टम है वहां पे, ठीक है। इसी तरह ये नहीं लिखा कि अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट का बयानिया किसी रेफरेंडम में या किसी भी चीज में अवाम में हार जाता है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन एक कन्वेंशन है। इसलिए हमने देखा कि डेविड कैमरॉन ने ब्रेक्सिट के खिलाफ कैंपेन की, लेकिन चूंकि अवाम ने ब्रेक्सिट की फेवर में वोट किया तो डेविड कैमरॉन ने रिजाइन कर दिया कि एज अ मॉडल जेस्टर। वो कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो रिजाइन करे, मगर कुछ कन्वेंशंस ओवर टाइम हैबिचुअली पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हैं, वो उस कन्वेंशंस की बेसिस पे अपना सारा का सारा पॉलिटिकल निजाम चलाते हैं। बट जनरली इट्स नॉट वर्केबल अक्रॉस द ग्लोब for countries especially who do not have a very strong democratic culture. So a codified written constitution becomes a sine qua non for the functioning of a true democratic polity. Second is the constitutional protection of fundamental rights. हमने जैसे बात की थी कि human rights बहुत important हैं, अगर वो protect नहीं होंगे तो लोग कभी भी अपने rights secure नहीं कर सकते. The third is the impartial and strong modern state. इसका मतलब क्या है? अगर आप ब्रॉडली कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो एडवांस सोसाइटीज हैं उनको हम कहते हैं इम्पार्शियल, यानी वो बायस नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरिटोक्रेटिक होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस। सो इफ यू वांट टू गेट समथिंग डन इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, उसके लिए लीगल चैनल्स बनाए गए हैं, सिस्टम मौजूद है जर्मनी के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी, के यू वांट टू गेट समथिंग डन, आपको कोई मसला है, कोई ग्रीवेंस है, कोई काम है, कोई चीज है, तो उस सिस्टम के तहत बनाई जाएंगे। जबकि जो लेसर एडवांस्ड सोसाइटीज हैं, इवन आवर ओन कंट्री एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पे क्या है जी कि आपके रिश्तेदारों का कितना ताल्लुक है, आपके कितने ताल्लुकात हैं, यानी आप अपने कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे अपने काम करवा सकते हैं, ना कि ऑन द मेरिट ऑफ थिंग। द सेम गोज विद इंस्टीट्यूशंस। इन द एडवांस सोसाइटीज इंस्टीट्यूशंस आर गवर्न्ड बाय कॉम्पिटेंट पीपल हु आर हायर्ड ऑन मेरिट, जबकि नेपोटिज्म और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन द डेवलपिंग कंट्रीज या लेसर एडवांस कंट्रीज। तो मॉडर्न स्टेट्स गवर्न थ्रू, आप ये समझे, दे हैव गवर्नेंस थ्रू इंस्टीट्यूशंस, जबकि जो आपकी लेसर एडवांस स्टेट्स हैं, दे डू गवर्नेंस थ्रू पेट्रनेज। पेट्रनेज नेटवर्क है कि आपके यही ताल्लुकात की बेसिस पे, अपने रिलेशंस की बेसिस पे आप काम करवाएं। सो इन सच सोसाइटीज, डेवलपिंग कंट्रीज में इसलिए डेमोक्रेसी पे इतना लोगों का यकीन भी नहीं होता और वो डेमोक्रेसी इतनी फंक्शन भी नहीं इफेक्टिवली कर रही होती, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूशंस मेरिटोक्रेटिक नहीं होते, इनके इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स और के जरिए गवर्न नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पेट्रनेज के जरिए गवर्न कर रहे होते हैं। चौथी चीज कि आपकी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अ सिंगल पार्टी इज अ रेसिपी फॉर डिक्टेटरशिप। हमने देखा है कि चाइना भी कहने को डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका नाम है, रिपब्लिक उसके नाम में भी आता है, बट डिस्पाइट दैट चाइना इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी on any standard. उसकी वजह यह है कि it is run by a single party which is Communist Party of China. तो कोई opposition ही नहीं एग्जिस्ट करती। Opposition political parties act as very important check on the government. पार्लियामेंट के अंदर वो opposition बनाती हैं, वो गवर्नमेंट की ट्रांसग्रेशंस को रोकती हैं उसको। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी और वही गवर्न करती जा रही है और वही पावर में है, तो it becomes pseudo monarchy again, right? It becomes pseudo dictatorship, क्योंकि वही लोग बार बार आपको गवर्न करते हैं। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना इसमें बहुत जरूरी है, बिकॉज जुडिशरी मेक्स श्योर के आपकी गवर्नमेंट को पहले तो चेक कर रखने में, मगर उसके अलावा वो लोगों को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने में और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इन सब चीजों के अंदर अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो फिर तो आपका दोबारा वही मोनार्की का सिस्टम बन गया ना, क्योंकि जहां जो बादशाह चाहेगा वही होगा, जो हुक्मरान चाहेंगे वही होंगे। तो एक सही डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स
का डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, which will look in the future lectures as well. The sixth important prerequisite is the rule of law. Rule of law means कि इक्वालिटी के साथ आप लॉ को अप्लाई करेंगे, that everyone is equal before the court of law, और हर बंदे को सेम ऑफेंस की बराबर सजा दी जाएगी. तो अगर किसी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसका मतलब है देयर आर सर्टेन पीपल हु आर प्रिविलेज्ड जिन पे लॉ उस तरह अप्लाई नहीं होता है, देयर आर अंडर प्रिविलेज्ड जिन पे लॉ अप्लाई होता है. दैट मीन्स दैट सोसाइटी इज हाईली अनइक्वल एंड डिवाइडेड, विच मीन्स के वो जो डेमोक्रेसी का प्रॉमिस है कि हम इक्वल सोसाइटी क्रिएट करते हैं, वो हो ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ वोट डालने और ना डालने का नाम नहीं है, वो एक इक्वालिटेरियन मोर राइट्स फ्रेंडली स्टेट बनाने का नाम है. तो जब लोगों पे लॉ ही अप्लाई बराबर सतह पर नहीं हो सकता, तो इक्वालिटी कभी भी लोगों के दरमियान नहीं आ सकती, और आपकी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रेमिस ही जो है वो वायलेट हो जाता है अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है. द सेवेंथ इज फ्री मीडिया. जो आपका मीडिया है, इट इज अ विजिलेंट वॉचडॉग ऑन द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. तो मीडिया की आजादी, इसीलिए ये समझा जाता है कि आजाद मीडिया जमहूरी निजाम का सबसे अहम रुकन समझा जाता है. तो इसीलिए फ्री मीडिया acts as a vigilant watchdog on the actions of government. It criticizes the government, it criticizes the other multiple political parties as well. It provides information to people. ये एक informed citizenry generate करता है, लोगों को inform करता है उनके rights के बारे में. All the things which are essential in democracy. इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी किसी जमहूरियत में, किसी नॉमिनल डेमोक्रेसी में या कहीं पे जर्नलिस्ट को जेल किया जाए, मीडिया की सेंसरशिप की जाए, तो कहा जाता है इट्स अ हाईली अनडेमोक्रेटिक मूव, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नथिंग without the presence of a free vibrant media. इन स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स के बाद कुछ इनफॉर्मल प्रीरेक्विजिट्स हैं कि माशरे में आपकी एजुकेशन लोगों को ब्रॉडली मिले. अगर लोग एजुकेटेड हैं तो ही वो अच्छे लोगों को वोट डालेंगे, तो ही वो कॉम्पिटेंट लोगों को वोट डालेंगे, तो ही कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आएंगे. अगर सोसाइटी जनरली अनएजुकेटेड है तो इट बिकम्स इजियर फॉर द एलिट्स टू फूल पीपल, और वो डेमोक्रेसी के सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं और अपनी पावर परपेचुएट करते हैं. द सेकंड इज विजिलेंस. विजिलेंस मींस दैट पीपल आर रेडी टू कीप एन एक्टिव आई ऑन द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. द थर्ड इज द सिविक सेंस. सिविक सेंस का मतलब है कि आप सोशल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आपको पता है आपको इशारे पे रुकना चाहिए, आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए. सो यू फॉलो द लॉज योरसेल्फ बिकॉज यू बिलीव दैट यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी टू विच यू ओ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू. दैट चेक्स आउट द सिविक सेंस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोसाइटीज के अंदर देयर आर always multiplicity of interests. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मजाहिब हैं, एथनिसिटीज हैं, कल्चर्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं. इसी वजह से प्लूरलिज्म इज द ओनली वे इन सच सोसाइटीज. प्लूरलिज्म के अंदर आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हो और हर एक को बराबर मौका देते हो. सो पीपल शुड टॉलरेट डिसेंट, टॉलरेट ईच अदर्स ओपिनियंस इन दैट रिगार्ड. एंड द लास्ट इज द रिमूवल ऑफ क्रॉस इनइक्वालिटीज. अगर सोसाइटी हाईली अनइक्वल है और कुछ लोगों के पास सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है और बाकियों के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो जिसके पास पावर है हमेशा वही तबका डेमोक्रेसी के सिस्टम को कैप्चर करेगा और डेमोक्रेसी के सिस्टम को अपने लिए सेल्फ सर्विंग सिस्टम के तौर पे यूज करेगा. दिस इज नॉट sustainable on the first level and it is not even a true democracy. तो वो जो डेमोक्रेसी के promises हैं, डेमोक्रेसी के जो बेनिफिट्स कंसिडर होते हैं, वो किसी भी सोसाइटी में तब तक नहीं आ सकते जब तक हमारे पास ये प्रीरेक्विजिट्स, जो स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स हैं और जो इनफॉर्मल प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये किसी सोसाइटी में चेक ना होते हैं. इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज काइंड ऑफ अ चिकन एंड एग आर्ग्यूमेंट. व्हाट कम्स फर्स्ट? Do these things come first or does democracy bring these things? So you can mold that argument in both ways. कि किसी ना किसी हद तक आपको पहले से इन चीजों का मौजूद होना किसी मुआशरे में बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी इन चीजों को मजीद बढ़ाती है और इट keeps a self-sustaining loop and it keeps reinforcing each other. इसीलिए the comparison between Western countries and say African countries, African democracies is pretty
authority paramount because West already had independent before it was democratized. Its institutions became modern. Rule of law का principle generally apply होना शुरू हो गया था. एक toleration की spirit आ चुकी हुई थी different religions के दरमियान. तो फिर उसके ऊपर democratic system जो है ना वो introduce करवाया गया. So it was more efficient. See you guys in the next lecture.